बच्चों, एमके केमिस्ट्री क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं हैलो एल्केन के रासायनिक गुण, जिसमें बताया गया था कि हैलो एल्केन जो होता है वो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करते हैं। और वो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया दो प्रकार की होती है, SN1 अभिक्रिया और SN2 अभिक्रिया, जिसमें से हम लोगों ने पिछले लास्ट लेक्चर में SN1 अभिक्रिया के बारे में विस्तार से पढ़ लिया था। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसको आप चैनल पे जाके देख सकते हैं, क्योंकि SN1 अभिक्रिया यदि आपने अच्छे से समझ लिया तो SN2 अभिक्रिया समझने में काफी आसानी होगी। तो आइए शुरू करते हैं SN2 अभिक्रिया। पहले तो इसकी मीनिंग जानते हैं बच्चों। S का मतलब क्या है? सब्स्टिट्यूशन। S का मतलब क्या है? सब्स्टिट्यूशन। और इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं प्रतिस्थापन। क्या बोलेंगे? प्रतिस्थापन। ठीक है। इसमें जो हाइड्रोजन में जो हैलो एल्केन में जो हाइड्रोजन होता है उसका प्रतिस्थापन होता है। N का मतलब क्या है? न्यूक्लियोफिलिक, अर्थात नाभिक स्नेही। हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? नाभिक स्नेही। ठीक है। और 2 का मतलब क्या है? द्विआण्विक। आप याद करिए कि SN1 में क्या बताया गया था? इस 1 को बताया गया था एक आणविक, और यहाँ पे क्या बताया गया है? द्विआण्विक रासायनिक अभिक्रिया। तो इसको आप पढ़ोगे इस तरीके से, इधर से इधर की तरफ इसको पढ़ते हैं हम लोग। इसको मैं परिवर्तित रूप लिखता हूं। इसको हम लोग पढ़ते हैं द्विआण्विक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। सबको समझ में आ गया? इस SN2 का मतलब क्या है? द्विआण्विक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। और यहाँ पे बच्चों द्विआण्विक का मतलब है आणविकता से। किससे मतलब है? आणविकता से। और ये जो आणविकता होती है वो अभिक्रिया की कोटि को बताती है कि किस कोटि की अभिक्रिया है, और उस कोटि के निर्धारण में बच्चों, या कहें कि अभिक्रिया की दर को बताती है। और अभिक्रिया के दर के निर्धारण में दो पदार्थ भाग लेते हैं। SN1 में मैंने कहा था सिर्फ एक ही पदार्थ भाग ले रहा था, और वो पदार्थ कौन सा था? जो सबस्ट्रेट हम लोग क्रिया कराने के लिए जो अभिकर्मक ले रहे थे, सिर्फ वही भाग ले रहा था, इसीलिए उसको SN1 अभिक्रिया कह रहे थे। यहाँ पे अभिक्रिया के दर के निर्धारण में दो पदार्थ भाग लेंगे, या दो कह सकते हैं कि यौगिक भाग लेंगे, इसीलिए इसकी आणविकता जो होगी वो 2 होगी, इसीलिए इसको द्विआण्विक या SN2 अभिक्रिया कहा जाता है। तो इसका पूरा नाम हो जाएगा द्विआण्विक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो नाम इसका सबको समझ में आ गया। चलिए आगे चलते हैं। अब बच्चों इसमें जो ये नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन द्विआण्विक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया है, इसमें जो अभिकर्मक लेना है, क्या लेना है? जो अभिकर्मक। और आपको पता है कि अभिकर्मक के रूप में हमको यहाँ पे क्या लेना है? हैलो एल्केन। और उस हैलो एल्केन की क्रिया हमको किससे करानी है? किसी नाभिक स्नेही से। नाभिक स्नेही इसका नाम क्यों पड़ता है? आपको पता है कि ये खुद तो निगेटिवली चार्ज होता है, इसको हम ऐसे प्रदर्शित करते हैं। और जब ये निगेटिवली चार्ज होता है तो ये पॉजिटिवली चार्ज आयन पे कह सकते हैं कि हमला करता है। समझ में बात आ रही है? तो और नाभिक इसमें सब छिपा है। तो नाभिक का मतलब होता है कि एटम के भीतर जो नाभिक होता है, और नाभिक पे कौन सा चार्ज होता है? प्लस चार्ज। तो ये प्लस चार्ज पे अटैक करता है, इसीलिए इसका नाम रखा गया है नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। सबको समझ में आ गया? तो जो न्यूक्लियोफाइल होगा, जो नाभिक स्नेही होगा, वो किस पे हमला करेगा? अभिकर्मक पे। तो जो अभिकर्मक बचेंगे, और अभिकर्मक कौन सा रहेगा? हैलो एल्केन, क्योंकि हम हैलो एल्केन के रासायनिक गुण पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे जो अभिकर्मक हमको लेना है, जो हैलो एल्केन लेना है बच्चों, वो प्रकाश सक्रिय हैलो एल्केन होता है मुख्य रूप से। ठीक है, क्या होता है? प्रकाश सक्रिय अभिकर्मक कह सकते हैं इसको। प्रकाश सक्रिय अभिकर्मक लेना है। तो इसे एक बार सुनिए,
जिस पदार्थ पे यानी जिस अभिकर्मक पे ये नाभिक से नहीं न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, मैंने न्यूक्लियोफाइल के बारे में पीछे आपको विस्तार से बता रखा है, वहां पे आप जाके देख सकते हैं। तो ये नाभिक से नहीं जिस पदार्थ पे बच्चों अटैक करेगा वो पदार्थ मुख्य रूप से प्रकाश सक्रिय अभिकर्मक के रूप में होना चाहिए, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड के रूप में होना चाहिए। और इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि यदि उस यौगिक पे प्रकाश डाला जाए, समतल ध्रुवित प्रकाश डाला जाए, तो वह कंपाउंड उसको या तो क्लॉकवाइज डाइवर्ट कर दे, ठीक है, उस प्रकाश को की दिशा को या तो क्लॉकवाइज मोड़ दे या एंटी क्लॉकवाइज मोड़ दे। तो ऐसे कंपाउंड को प्रकाश सक्रिय अभिकर्मक या ऑप्टिकली एक्टिव सबस्ट्रेट या कंपाउंड कहा जाता है। तो कुछ उस तरह का यौगिक यहाँ पे चुनाव करना है। और एक बार जो प्रकाश सक्रिय अभिकर्मक होता है, ऑप्टिकली एक्टिव जो कंपाउंड होते हैं बच्चों, जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज डाइवर्ट कर रहे हैं, उनकी विशेषता एक और होती है कि उनके पास कायरल कार्बन होता है। कैसा कार्बन? कायरल कार्बन। ये मैंने SN2 SN1 अभिक्रिया में इसको विस्तार से बताया था। कायरल कार्बन का मतलब क्या होता है कि वह कार्बन, यहाँ पे हम लोगों को हेलो एल्केन लेना है, तो वह हेलो एल्केन जिसमें जो कार्बन होता है जिससे कि वो हेलोजन जुटा होता है, उससे उस कार्बन से 4, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4। तो यदि किसी कार्बन से चारों वैलेंसी अलग अलग ग्रुप से जुड़ा हो तो ऐसे कार्बन को बच्चों लोग कायरल कार्बन कहते हैं। फिर से एक बार सुन लीजिए कि यदि कोई प्रकाश सक्रिय विकर्मक होगा तो उसमें जो कार्बन होगा वो कायरल कार्बन होगा, क्योंकि बिना कायरल कार्बन के प्रकाश सक्रिय विकर्मक नहीं हो सकता है। और जो कायरल कार्बन होगा उसकी विशेषता ये होगी कि कार्बन की जो 4 वैलेंसी होगी, आप सबको पता है कि कार्बन की जो 4 वैलेंसी मिलती है उसकी संरचना कैसी बना देती है? चतुष्फलकीय। तो जो कार्बन एटम की जो चतुष्फलकीय संरचना होगी, चारों वैलेंसी उसकी जो होगी वो 4 अलग अलग ग्रुप से जुड़ा होगा। तो ऐसे कार्बन को बच्चों लोग कहेंगे कायरल कार्बन, और उस पूरे कंपाउंड को हम लोग कहेंगे प्रकाश सक्रिय यौगिक या प्रकाश सक्रिय अभिकर्मक। समझ में आ गया? मैं एक उदाहरण लेता हूं। ये कार्बन है, ठीक है, और देखिए इसकी वैलेंसी ऐसे होती है। यहाँ पे तो एक हमारा हेलो एल्केन लेना है, तो एक तो हाइड्रोजन ग्रुप होगा ही, और दूसरा यहाँ पे हम जोड़ देते हैं हाइड्रोजन। और ये देखिए चतुष्फलकीय संरचना होती है, तो ये 2 एक प्लेन में हो जाएंगे, और एक होगा इसके पीछे और एक होगा इसके आगे। तो इस प्रकार से इसकी 4 वैलेंसी होती है। पीछे वाली वैलेंसी हम लोग डॉट से दिखाते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं R। मान लो कोई ग्रुप है R, एल्किल ग्रुप है, और यहाँ पे जो वेज वाला कंडीशन होता है, आगे वाला जो पोजीशन होता है उसको हम लोग ऐसे बनाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे दूसरा ग्रुप जोड़ देते हैं हम लोग R'। अब देखिए ये कार्बन की 4 वैलेंसी, एक वैलेंसी X हाइड्रोजन ग्रुप से जुड़ा है, दूसरा हाइड्रोजन से जुड़ा है, तीसरा एल्किल ग्रुप से जुड़ा है, और चौथा आपका R' ग्रुप से जुड़ा है। कहने का मतलब कि कार्बन के साथ जो चारों वैलेंसी और चारों अलग अलग ग्रुप से जुड़ी है बच्चों, तो इस कार्बन को हम कहेंगे कायरल कार्बन। और यदि कायरल कार्बन वाला कंपाउंड है तो ये प्रकाश सक्रिय भी होगा, अर्थात इसके यदि प्रकाश डालेंगे तो प्रकाश की दिशा को क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज दिशा में क्या कर देगा? मोड़ देगा। सबको समझ में आ गया? तो इस प्रकार के कंपाउंड से ही, ठीक है, SN2 जो अभिक्रिया होती है प्रदर्शित होती है। तो हमको इसी के बारे में डिस्कस करना है कि ये किस प्रकार से जब इस पे नाभिक से नहीं अटैक करता है तो क्या होता है। इतना आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं। अब क्या करते हैं कि मान लीजिए कि इसके पास कोई न्यूक्लियोफाइल आया, ठीक है, और एक बार इसमें जो बच्चों इस कायरल कार्बन वाले मॉलिक्यूल में प्रकाश सक्रिय यौगिक में ये जो हाइड्रोजन होता है इसकी बिंदु ऋणात्मकता अधिक होती है, जिसकी वजह से इस पे आंशिक रूप से -4 और इस कार्बन पे आंशिक रूप से +4 आ जाता है, अर्थात ये पोलराइज हो जाता है। और जब ये न्यूक्लियोफाइल आता है तो इस पे अटैक करता है। क्या करता है? अटैक करता है। याद करिए SN2 में मैंने कहा था कि न्यूक्लियोफाइल डायरेक्ट नहीं अटैक करता है, पहले ये बांध टूट रहा था, फिर ये अटैक कर रहा था आगे से या पीछे से।
लेकिन यहाँ पे बच्चों जो न्यूक्लियोफाइल होता है डायरेक्ट अटैक करता है, ठीक है, ये न्यूक्लियोफाइल डायरेक्ट अटैक करता है इससे। अब देखिए होगा क्या ये न्यूक्लियोफाइल इस पे अटैक करेगा। किधर से अटैक कर सकता है, जरा ध्यान से देखिए। जब ये न्यूक्लियोफाइल खुद पे माइनस चार्ज है, जब ये इस पे अटैक करेगा बच्चों आगे से, तो आप देखिए यहाँ पे भी माइनस चार्ज वाला है, तो ये माइनस चार्ज वाला इस माइनस चार्ज को इधर आने नहीं देगा, क्योंकि समान प्रकार का वैसे दूसरे को दूर धकेलेंगे। तो इसके पास एक ही ऑप्शन बचा कि ये पीछे से अटैक करे, क्योंकि इस पे प्लस चार्ज है तो ये इसको अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है, लेकिन आगे से नहीं आ सकता क्योंकि आगे वाले पे तो माइनस चार्ज है, तो माइनस चार्ज इसको इधर से आने नहीं देगा। तो ये क्या करेगा, पीछे से इस पे अटैक करेगा और पीछे से इस पे अटैक करके इसके साथ बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। समझ में बात आ गई? तो जब ये पीछे से अटैक करके इस पे बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है बच्चों, तो ये जो पीछे की तरफ सारे जुड़े हुए थे ये सारे फ्लैट हो जाते हैं इसके स्वागत में। समझ में बात आ रही है? ये जो पीछे की तरफ जुड़े हुए थे इस तरीके से जब ये न्यूक्लियोफाइल इधर से अटैक करने की सोचता है, आता है, तो ये सब खुल के ऐसे एक प्लेन में आ जाते हैं और संरचना कुछ ऐसे बनती है। ये रहा कार्बन, हाइड्रोजन चला जाएगा ऊपर, ठीक है, और ये ग्रुप जो है आपके ये R हो जाएगा, ये R डैश हो जाएगा, ठीक है। ये सब पहले ऐसे थे, जब ये न्यूक्लियोफाइल इधर से अटैक किया तो इसके स्वागत में सब क्या हो गए, एक प्लेन में आ गए, और जब प्लेन में आ गए अभी ये टूटा नहीं है, ठीक है, जिसके टूटने का काम हो रहा है ये भी इसके साथ लगा हुआ है, हाइड्रोजन भी। और देखिए ये न्यूक्लियोफाइल इधर से आगे से बॉन्ड बनाने की कोशिश कर रहा है, तो ये न्यूक्लियोफाइल में यहाँ पे आके अटैच हो गया बच्चों। समझ में बात आई? और ये बीच में एक मीडिएटरी मटेरियल बनता है। क्या बनता है? बीच में एक मीडिएटरी कह सकते हैं कि 5 वैलेंसी वाला एक, ठीक है ना, कंपाउंड का निर्माण होता है। समझ में बात आ गई? और फिर इसके बाद, ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ पे जो हाइड्रोजन था बच्चों, ये बॉन्ड टूटेगा क्योंकि ज्यादा देर तक ये स्टेबल नहीं रह पाएगा इस तरीके से 5 वैलेंसी बना के। तो ये क्या होता है कि ये जो बॉन्ड होता है हाइड्रोजन वाला ये टूट जाता है, यानी यहाँ पे बॉन्ड जो है वो ब्रेक हो रहा है, ठीक है, और यहाँ पे जो है बॉन्ड का क्या होगा, फॉर्मेशन होगा। तो अब होगा क्या कि जब ये पीछे से अटैक किया ये इधर से निकल जाएगा, पहले ये फ्लैट थे, और जब ये इधर से निकलेगा तो ये बच्चों जो फ्लैट थे अब इधर की तरफ उड़ जाएंगे। समझ में बात आ रही है? ये पीछे से अटैक किया है, जब ये वाला बॉन्ड टूटेगा, बॉन्ड का बॉन्ड ब्रेक होगा, तो ये फिर जो है फ्लैट नहीं रहेगा, फिर ये जो है इधर की तरफ ऐसे मुड़ जाएंगे। इधर में इसमें ऐसे मुड़े हुए थे, अब इधर ऐसे मुड़ जाएंगे। तो कुछ इस तरह की संरचना बनेगी। ये न्यूक्लियोफाइल इससे अटैच हो गया, बॉन्ड बना लिया, ठीक है, और ये हाइड्रोजन आपका इधर आ जाएगा, और ये जो है R डैश, ठीक है, ये यहाँ पे R आ जाएगा यहाँ पे, और ये आपका R डैश बच्चों आ जाएगा इस तरीके से। सबको समझ में आ गया? और प्लस ये जो आपका हाइड्रोजन है इससे बाहर निकल जाएगा, अपना इलेक्ट्रॉन लेके बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो ये आपका कंपाउंड बना, ये आपका उत्पाद बना, और चूंकि ये उत्पाद, जरा इस मूल कंपाउंड को देखिए जिससे क्रिया हुआ था, इसमें सारे ये बॉन्ड पीछे की तरफ थे और इसमें ये बॉन्ड अब इधर की तरफ बन गए, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल पीछे से अटैक किया था। याद करिए जब मैंने SN1 अभिक्रिया पढ़ाया था तो बताया था कि जब पीछे से अटैक करता है तो इधर मुड़ जाता है, आगे से अटैक करता है तो इधर मुड़ जाता है। इसमें तो आगे से अटैक करने की कोई संभावना ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये क्रिया उससे थोड़ी अलग हो रही है। तो जब ये पीछे से अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल आके जुड़ गया, ये बॉन्ड इसमें से टूट गया, तो ये जो पहले फ्लैट थे ये सब इस तरीके से पीछे की तरफ मुड़ जाएंगे, ठीक है। ये सब क्या हो गए, पीछे मुड़ गए, इसमें इधर मुड़े थे, उसमें उसके उल्टा मुड़ गए, इनवर्ट हो गए। तो ऐसे कंपाउंड को बच्चों इनवर्जन कंपाउंड कहा जाता है। क्या बोलेंगे? इनवर्जन कंपाउंड, ठीक है। तो पूछता है परीक्षा में कि SN2 अभिक्रिया में जो उत्पाद मिलता है, जो प्रोडक्ट मिलता है, वो किस प्रकार का होता है? क्या बताएंगे? इनवर्जन कंपाउंड मतलब क्या है कि पहले था जैसे, ठीक उसके उल्टा उत्पाद बन गया, इन्वर्ट हो गया है, रूप इसका बदल गया है, इसलिए इसको इनवर्जन कंपाउंड कहेंगे। तो ये है बच्चों SN2 रासायनिक अभिक्रिया। इसको मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूँ। मैंने वैसे मीनिंग आपको बताया कि इसका मतलब होता है सब्स्टिट्यूशन अर्थात प्रतिस्थापन, इसका मतलब होता है न्यूक्लियोफिलिक अर्थात नाभिक स्नेही, और द्विआण्विक, 2 का मतलब होता है द्विआण्विक।
अर्थात जिसकी आणविकता कितनी हो, 2 हो। क्यों? क्योंकि इसकी आणविकता निर्धारण में 2 कंपाउंड भाग लेते हैं, अभिक्रिया की दर बताने में 2 कंपाउंड भाग लेते हैं, तो इसीलिए इसको बोलते हैं द्विआण्विक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। इसमें जो न्यूक्लियोफाइल होगा, नाभिक स्नेही का मैंने मतलब है जो न्यूक्लियोफाइल नाभिक स्नेही इसमें कंपाउंड होगा या आयन होगा, वो जब अटैक करेगा किसी अभिकर्मक पे, तो अभिकर्मक कैसा होना चाहिए, प्रकाश सक्रिय अभिकर्मक होना चाहिए, अर्थात जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज दिशा में डाइवर्ट कर दे, या दूसरे शब्दों में कि ऐसा योग जिसमें कायरल कार्बन, कायरल कार्बन का मतलब मैंने बताया कि वो कार्बन जिसके साथ जो चारों बॉन्ड बन रहा है वो अलग अलग ग्रुप के साथ बना हो, तो हमने अलग अलग ग्रुप लगाया, इसमें एक हाइड्रोजन लगाया, एक हाइड्रोजन लगाया, एक एल्की लगाया और एक R डैश इसमें लगा दिया। समझे बात आ रही है? यानी ये भी एल्की ही होगा लेकिन इससे थोड़ा अलग होगा। और इसके बाद इसने न्यूक्लियोफाइल अटैक किया, तो मैंने कहा कि न्यूक्लियोफाइल डायरेक्ट इस पर अटैक करता है, तो इधर जो होता है इसमें माइनस चार्ज होने की वजह से आगे से अटैक नहीं कर पाता है, तो एक ही रास्ता बचता है फिर पीछे से अटैक करे। जब पीछे से अटैक करता है तो कुछ समय के लिए एक अस्थायी कंपाउंड का निर्माण होता है, इसमें कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, सॉरी 5 होती है, 5 बॉन्ड बना लेता है। इसके बाद फिर थोड़ी देर बाद ये अनस्टेबल होता है, तो ये बॉन्ड इसका टूट जाता है और टूटने की वजह से ये अपना इलेक्ट्रॉन लेके बाहर चला जाता है, हाइड्रोजन। समझे बात आए? तो इसका प्रतिस्थापन हो गया किसके द्वारा, न्यूक्लियोफाइल के द्वारा, और यही तो क्रिया है नाभिक स्नेही द्वारा प्रतिस्थापन किसका, जो हैलोएल्केन में हाइड्रोजन होता है उसका प्रतिस्थापन, तो हो गया प्रतिस्थापन, निकल गया उसमें जब ये जुड़ गया। चूंकि पहले इसकी संरचना ऐसे थी, इसमें जो अन्य ग्रुप जुड़े थे हाइड्रोजन के अलावा वो पीछे की तरफ थे, अब जब ये नया कंपाउंड बना, जब न्यूक्लियोफाइल ने पीछे से अटैक किया तो ये सब पीछे की तरफ दूसरे दिशा में मुड़ गए, इसके ठीक उलट। इसलिए इस प्रकार के कंपाउंड बच्चों इनवर्जन कंपाउंड या इनवर्जन उत्पाद बनता है किस अभिक्रिया में, SN2 अभिक्रिया में। तो आई होप आपको SN2 अभिक्रिया समझ में आ गई होगी, इसको नोट कर लीजिए, फिर इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को जान लेते हैं। नोट कर लीजिए, महत्वपूर्ण बातों को जान लेते हैं जिनसे आधारित प्रश्न बहुत सारे परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। पहला पॉइंट है बच्चों अभिक्रिया की दर। तो अभी मैंने जब ये शुरू किया था तभी बताया था कि इसकी अभिक्रिया की जो दर होती है उसके निर्धारण में 2 यौगिक भाग लेते हैं या 2 पदार्थ भाग लेते हैं। एक तो जो आपका हैलोएल्केन होता है RH वो, ठीक है, और जो दूसरा न्यूक्लियोफाइल होता है वो। SN1 अभिक्रिया में सिर्फ कौन भाग ले रहा था, सिर्फ हैलोएल्केन भाग ले रहा था, इसलिए उसको SN1 अभिक्रिया कहते हैं, मैंने पीछे ही बताया था। और यहाँ पे देखिए 2 कंपाउंड भाग ले रहे हैं, इसीलिए SN2 अभिक्रिया का जो ऑर्डर होता है बच्चों वो 2 आता है। ये फार्मूला है निकालने के लिए, K क्या है, रेट स्थिरांक, इसको रेट कांस्टेंट बोलते हैं। तो इसका जो ऑर्डर होगा वो 2 होगा, ठीक है, ये पावर के हिसाब से भी इसको जो ऑर्डर है वो 2 बता देंगे। इसके बाद अगला है कि जो SN1 अभिक्रिया थी बच्चों 2 चरणों में पूर्ण हो रही थी। पहले चरण में कार्बोकैटायन का निर्माण हो रहा था और दूसरे चरण में उस कार्बोकैटायन पे न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा था। ये क्रिया जो है सिर्फ एक ही चरण में पूर्ण होती है। क्यों? क्योंकि अभी आपने पीछे देखा है कि जो कायरल कार्बन वाला कंपाउंड होता है प्रकाश सक्रिय यौगिक, उस पे न्यूक्लियोफाइल जो है डायरेक्ट अटैक कर रहा था, बीच में कार्बोकैटायन का निर्माण नहीं था, सीधे उस पे जाकर जुड़ रहा था। तो इसलिए क्रिया सिर्फ एक ही चरण में पूर्ण हो जाती है, ठीक है। और इसमें जो विलायक, एक और बात बता दें बच्चों, ये क्रिया एक ही चरण में इसलिए पूर्ण होती है कि SN1 अभिक्रिया में जो हम लोग न्यूक्लियोफाइल ले रहे थे वो दुर्बल न्यूक्लियोफाइल ले रहे थे, इसीलिए वो हाइड्रोजन को आसानी से हटा नहीं पा रहा था। लेकिन यहाँ पे जो न्यूक्लियोफाइल लेंगे, जो नाभिक से नहीं लेंगे, वो प्रबल होना चाहिए ताकि बड़ी आसानी से उस हैलोएल्केन में से इस हाइड्रोजन को क्या कर सके, प्रतिस्थापित कर सके। तो ये भी एक विशेषता होती है इस क्रिया के एक चरण में पूर्ण होने की। इसके बाद इसमें विलायक है, याद करिए SN1 अभिक्रिया मैंने कहा था विलायक जो है वो पोलर प्रोटिक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पोलर प्रोटिक, यानी ध्रुवीय हो और साथ साथ उसके पास प्रोटॉन भी हो। यहाँ भी उसका उल्टा है, यहाँ पे क्या विलायक ऐसा लेना है जो पोलर अप्रोटिक हो, यानी ध्रुवी तो हो लेकिन उसके पास प्रोटॉन न हो, उसके पास हाइड्रोजन आयन न हो, क्योंकि उसके पास हाइड्रोजन आयन होगा तो SN1 अभिक्रिया वहां पे हो जाएगा।
समझ में आ गया। तो यहाँ पे पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट हमको लेना है, पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट लेना है, अर्थात ध्रुवीय और अप्रोटॉनिक, या कह सकते हैं कि बिना हाइड्रोजन आयन वाला हमको विलायक लेना है। और इसमें उदाहरण आप ले सकते हो जैसे एसीटोन, एसीटोन के पास हाइड्रोजन आयन नहीं होता, प्रोटॉन नहीं होता, जबकि यदि यहाँ पे जल ले लें तो जल के पास हाइड्रोजन आयन होता है। समझ में बात आ गई। तो यहाँ पे जल नहीं लेंगे बल्कि एसीटोन का प्रयोग करते हैं। सबको समझ में आ गया। चलिए इसके बाद यदि इसमें, क्योंकि ये क्रिया कुछ अप्रकाशित कंपाउंड भी प्रदर्शित करते हैं, जैसे 0 डिग्री कार्बन वाला जो कंपाउंड हेलोएल्केन होगा बच्चों, वो जो क्या कहते हैं, क्योंकि 0 डिग्री कार्बन वाले हेलोएल्केन में कायरल कार्बन नहीं होगा। समझ में बात आ गई। तो वो अप्रकाशित, या कह सकते हैं कि उसको प्रकाश सक्रिय अणु नहीं कहेंगे, तो वो भी क्रिया कर सकते हैं। यहाँ पर मुख्य रूप से प्रकाश सक्रिय अणु की बात कर रहे हैं। और हमने देखा था कि जब हमने प्रकाश सक्रिय अणु लिया था तो जो उत्पाद बन रहा था वो कैसा उत्पाद बन रहा था, इनवर्जन उत्पाद बन रहा था। और इसका मतलब क्या था कि जो मूल अवस्था में होता है ठीक उसके उलट उत्पाद हमारा बनता है। तो इसलिए इसको इनवर्जन उत्पाद कहते हैं। तो यदि हमने कैसा कंपाउंड ले रखा है, प्रकाश सक्रिय अणु हमने ले रखा है। इसके बाद इसमें जो अभिक्रिया की दर होती है बच्चों, जो अभिक्रिया की दर होती है, एक यहाँ पे टर्म लिखा है बड़ा ही महत्वपूर्ण है, स्टेरिक हिंड्रेंस। स्टेरिक हिंड्रेंस के विरुद्ध क्रमानुपाती होती है। अब ये स्टेरिक हिंड्रेंस का आपको सिर्फ ऐसे याद रखने का मतलब जानिए। स्टेरिक हिंड्रेंस का मतलब होता है बच्चों कि ये जो कायरल कार्बन है, इस कायरल कार्बन से जो अन्य ग्रुप लगे हुए हैं, इनके पास ये जो पीछे ग्रुप लगे वो क्या बहुत जटिल अणु के रूप में तो नहीं लगे हुए हैं। यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस का मतलब होता है यहाँ पे भीड़ बहुत ज्यादा तो नहीं है। क्यों? क्योंकि जो न्यूक्लियोफाइल बच्चों पीछे से अटैक करता है, क्योंकि आगे वाले पे एक्स होता है, एक्स पे माइनस है, तो आगे से तो अटैक कर नहीं पाएगा। तो पीछे से, अच्छा पीछे से बहुत ज्यादा सारे अणु यहाँ पे लगे हों, जैसे यहाँ पे CH3, यहाँ पे C2H5, इस तरह से ज्यादा लगे हों, तो ये पीछे से हमला नहीं कर पाएगा। तो स्टेरिक हिंड्रेंस मतलब कि इस कायरल कार्बन के पीछे, क्योंकि पीछे से अटैक कर रहा है, पीछे बहुत ज्यादा भीड़ तो नहीं है। यदि बहुत ज्यादा भीड़ होगी तो ये अभिक्रिया की दर को प्रभावित करेगा, और अभिक्रिया की दर होगी बच्चों कम हो जाएगी। अब इसको जरा एग्जांपल यहाँ पे लीजिए कि जो 1 डिग्री कार्बन होता है, 1 डिग्री कार्बन होता है, उसमें एक कार्बन से अन्य दूसरा ही कार्बन, यानी 2 ही कार्बन उसमें सिर्फ होंगे, तो पीछे जो क्राउड होगा बच्चों थोड़ा कम होगा। लेकिन अब 2 डिग्री में आएंगे तो इस कार्बन से एक कार्बन यहाँ भी होगा, एक कार्बन यहाँ भी होगा, तो भीड़ बढ़ती जाएगी, क्योंकि उस कार्बन के साथ अन्य हाइड्रोजन भी होंगे, तो भीड़ बढ़ती जाएगी। और 3 डिग्री में आप देखो एक कार्बन यहाँ पे, एक कार्बन यहाँ पे, एक कार्बन यहाँ पे, एक कार्बन, और बाकी उसके साथ हाइड्रोजन वगैरह ढेर सारे लगे होंगे। तो जैसे जैसे इस कार्बन की डिग्री बढ़ेगी वैसे वैसे यहाँ पे भीड़ बढ़ेगा, और जैसे जैसे भीड़ बढ़ेगा तो ये न्यूक्लियोफाइल को अटैक करने में उतनी कठिनाई होगी। दैट मीन उसका स्टेरिक हिंड्रेंस जो होता है वो क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा, तो अभिक्रिया की दर जो होगी वो कम हो जाएगी। तो आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। इसीलिए जो SN2 अभिक्रिया होती है बच्चों, वो 1 डिग्री कार्बन सबसे अधिक शो करता है। याद करिए SN1 में क्या बताए थे, जो 3 डिग्री होता है वो SN1 अभिक्रिया शो करता है, और जो 1 डिग्री होता है वो SN2 अभिक्रिया सबसे ज्यादा ये शो करता है। और जो 2 डिग्री वाला होता है वो SN2 भी शो करता है, क्योंकि इसमें भी बीच में था, उसमें भी बीच में था, तो ये SN2 भी शो करता है और SN1 भी अभिक्रिया शो करता है। दोनों की दर इसकी अच्छी खासी होती है। लेकिन इसमें सबसे कम जो होता है वो 3 डिग्री कार्बन वाले, कायरल कार्बन वाले कंपाउंड का जो होता है दर अभिक्रिया की सबसे कम होती है। तो इसका मतलब स्टेरिक हिंड्रेंस का ये यहाँ पे कार्बन के पीछे भीड़ कितनी है, समझ में आ गया। चलिए अगला पॉइंट है कि ये जो न्यूक्लियोफाइल है बच्चों, वो जब इस पे अटैक कर रहा है तो उसमें से हाइड्रोजन जो ग्रुप है उसको बाहर कर रहा है, और वही हाइड्रोजन ग्रुप मैंने पीछे बताया तो उसको प्रतिस्थापन समूह कहते हैं, क्योंकि वही तो विस्थापित उसमें से होता है। इसको हम लोग सिंपली कहते हैं लीविंग ग्रुप या एल्ची बोलते हैं। तो यदि वो काफी प्रबल हो, हाइड्रोजन क्या है, क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, अब इसमें से कौन प्रबल है कौन दुर्बल है, उस पे भी अभिक्रिया SN2 अभिक्रिया की दर निर्भर करती है। कैसे? मान लीजिए न्यूक्लियोफाइल अटैक किया और वो जो विस्थापन ग्रुप यानी जो लीविंग ग्रुप है बच्चों, वो काफी स्ट्रांग है, तो उसमें से जल्दी निकलेगा नहीं।
प्रतिस्थापित न्यूक्लियोफाइल द्वारा होगा ही नहीं, और जब होगा नहीं तो कंपाउंड का निर्माण नहीं होगा। आगे समझ में? तो ये भी क्रिया की दर को प्रभावित करता है। प्रतिस्थापन समूह जितना ही दुर्बल होगा और विक्रिया की दर उतनी ही अधिक होगी। समझ में आ गया? देखिए अब मैंने बनाया है, क्योंकि आयोडीन जो होता है हैलोजनों बच्चों, आयोडीन की साइज सबसे बड़ी होती है, तो ये आसानी से अपना इलेक्ट्रॉन लेके निकल जाता है, आसानी से लीव कर जाता है, इसलिए काफी दुर्बल जो है कह सकते हैं कि प्रतिस्थापन समूह है। तो इसको कोई भी न्यूक्लियोफाइल आसानी से क्या कर देगा? रिप्लेस कर देगा। ठीक है, तो इनके विस्थापन होने का या विस्थापित होने का क्रम ये है। आयोडीन, ठीक है, सबसे ज्यादा यानी सबसे दुर्बल Lg है ये, इसके बाद ब्रोमीन है, इसके बाद इसकी साइज होती है, फिर क्लोरीन और फिर फ्लोरीन है। यानी किसी हाइड्रोजन में यदि फ्लोरीन है तो उसमें से न्यूक्लियोफाइल को विस्थापित करने में इस फ्लोरीन को काफी ज्यादा ऊर्जा की जरूरत पड़ती है, तो इसलिए क्रिया की दर काफी कम हो जाती है। देखिए यहाँ मैंने इसको सिंप्लीफाई करके लिखा है, जो अभिक्रिया की जो दर होती है, रेट होती है, वो दुर्बल Lg के समानुपाती होता है। अर्थात Lg जितना है दुर्बल, अभिक्रिया की रेट जो होगी उतना ही क्या होगी? अधिक होगी। ठीक है, इसके बाद दुर्बल Lg के समानुपाती लिखे हैं, तो जितना दुर्बल होगा ज्यादा उतना ही अभिक्रिया की दर ज्यादा होगी। ठीक है, अब इससे मैंने एक उदाहरण ले लिया है। अभी तक हम लोग मान के चल रहे थे आठ है ऐसे क्या है, और यहाँ पे हमने एक उदाहरण मान लिया है। अब देखो यहाँ पे मैंने क्या लिया है? C। ठीक है, और इस कार्बन से देखो, कायरल कार्बन, इस कार्बन से तो दो कार्बन अणु जुड़े हैं, तो ये 2 डिग्री क्या हो गया? 2 डिग्री कंपाउंड हो गया, या 2 डिग्री कार्बन इसको बोलेंगे। अब इसके बाद देखो, इससे जो विस्थापित यानी लीविंग ग्रुप है वो कौन सा लगा है? आयोडीन, आई लगा है, और पीछे हाइड्रोजन है, मेथिल ग्रुप है, एथिल ग्रुप है। ठीक है, अब इसके लिए हमने यहाँ पे कंपाउंड कौन सा लिया? NaOH, जो इसको क्या मुहैया कराएगा? न्यूक्लियोफाइल मुहैया कराएगा। तो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल के बच्चों वो OH ग्रुप है, और ये OH ग्रुप आपको पता है कि इधर से हमला नहीं करेगा, क्योंकि इसका आंशिक रूप से माइनस चार्ज, इसका आंशिक रूप से प्लस चार्ज है, तो ये पीछे से अटैक करेगा। जब पीछे से अटैक करता है तो बीच में आपको एक ऐसी कंडीशन मिली थी कि ये 5 संयोजकता वाला ये कंपाउंड कार्बन बनाता है। ये जो है इसको डाट में दिखा देते हैं, ये टूटने वाला है और ये नया से जुड़ने वाला है। जिस समय ये पीछे से हमला करता है तो ये जो सारे बांड जो आगे पीछे से सब एक प्लेन में आ जाते हैं, तो ये इसमें से बांड ये क्या करेगा? टूटेगा, विस्थापित होगा और OH ग्रुप इधर से जुटेगा। तो मैंने कहा था जब ये टूट के अलग होगा और OH ग्रुप इधर से जुटेगा, ठीक है, ये बीच में एक माध्यमिक पदार्थ बनता है। ठीक है, तो ये इसकी संरचना ऐसे होती है। तो जब ये टूटेगा, बाकी जो जुड़े थे ये सब फ्लैट हो गए, एक प्लेन में आ गए। जब ये पीछे से हमला करेगा तो ये बाकी जो थे प्लेन में सब पीछे की तरफ मुड़ जाएंगे। जरा मूल कंपाउंड देखिए, इधर की तरफ थे ये सारे ग्रुप और उधर की तरफ मूव कर जाएंगे, अर्थात इन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, इनका रूप जो है बदल जाएगा। इसीलिए इस उत्पाद को बच्चों लोग इनवर्जन कंपाउंड कहेंगे। और OH ग्रुप जब किसी कार्बनिक यौगिक में जुड़ता है तो एल्कोहलिक कंपाउंड का निर्माण होता है। यानी यहाँ पे OH ग्रुप इस हैलोजनों को विस्थापित करके और एल्कोहल का निर्माण करती है। तो आई होप आपको SN2 अभिक्रिया अच्छे से समझ में आ गई होगी। उससे संबंधित जो महत्वपूर्ण पॉइंट है जिन पे आपसे परीक्षा में सवाल पूछे जाते हैं, ये भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो।